नमस्कार मित्रों। तो आज 3 मार्च 2025 है और आज हम देखेंगे आज की मुख्य जो करंट अफेयर्स है वो क्या क्या है, उस पर एक बार नज़र डालने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आज क्या क्या मुख्य खबरें हैं, आज की क्या क्या जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनको हम एक बार नज़र डालेंगे। तो जो टॉप 10 की खबरें पर नज़र डालें तो उसमें सबसे पहले तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जिसको एफपीओ बोलते हैं, उन्होंने उसने एक माइलस्टोन अचीव किया है। उस पर नज़र डालेंगे क्या है ये एफपीओ, क्या होते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आदित्य एल 1 कैप्चर सोलर फ्लेयर इमेज, मतलब आदित्य एल 1 जो हमारा सोलर मिशन है, उसने जो सोलर फ्लेयर का जो इमेज कैप्चर किया है उसको समझेंगे ये क्या है। फिर ईपीएफओ ने जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिटेन किया है, उसको उस पर एक नज़र डालेंगे। ईपीएफओ क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया गया, उसको समझेंगे ये क्यों मनाया जाता है। इनकम टैक्स बिल 2025 में कुछ प्रपोजल दिए गए हैं अमेंड, उसको अमेंड करने के लिए, उसको देखेंगे। फिर ब्लू घोस्ट लूनार लैंडिंग क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्यों खबरों में है। फिर मल्टीलिंगुअल इन इंडिया रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है उसको देखेंगे, उसके मुख्य पॉइंट क्या क्या हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद स्वावलंबी स्कीम एक्सपेंशन, ये क्यों खबरों में है, इसमें क्या, ये क्या स्कीम है, इसको देखेंगे। फिर मिशन 300 लॉन्च, ये क्या है, इसको समझेंगे। फिर ऑस्कर अवार्ड 2025 बज, ये खबरों में है, इसको, ये अवार्ड क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओ माइलस्टोन। तो ये एफपीओ क्या है, इसका मतलब ये खबरों में क्यों है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं। क्योंकि इसने ये 10,000 एफपीओ जो था वो टारगेट उसको अचीव कर लिया है। तो ये 10,000 क्या है कि ये एफपीओ जो है, ये जो 10,000वां जो एफपीओ वो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बिहार में ये लॉन्च किया गया। और ये फोकस करेगा जो हमारे जो मक्का है और केले की खेती है, धान धान की है, इन पे इनको ये इस पर ये फोकस करेगा। और इसमें मतलब इस फील्ड में इसको आत्मनिर्भर कृषि इनिशिएटिव का ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। अब ये एफपीओ क्या है इसको समझे तो ये कलेक्टिव ऑफ फार्मर्स है, मतलब ये ग्रुप किसानों का एक ग्रुप है जो कि कंपनीज एक्ट और या कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के रूप में ये रजिस्टर होती हैं। और इनका मतलब इनका मुख्य जो मोटिव है वो किसानों की जो बार्गेनिंग पावर है, जैसे उनको अपने जो फसल की जो दाम होते हैं उसको जो मार्केट होती है उससे सही से मिले, इसलिए उनको बार्गेनिंग पावर को इन्हेंस करने के लिए मार्केट को इससे सही से उनको मिले, उनके जो भी जो फसल हो रही है उसका सही मार्केट सही मिल पाए, मार्केट एक्सेस उसको उसके लिए है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मतलब उत्पादन उनका सही हो, इन सब पे ये फोकस करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो भाई इनका है कि एक तो जो हम जैसे कोई फसल उगाते हैं तो उसमें जो हम इनपुट लगाते हैं, इनपुट कास्ट होते हैं, जैसे हम फर्टिलाइजर लगाया या जो भी और भी कीटनाशक या जो भी लगाया, मतलब जो हम उसमें अपना लागत लगाते हैं, और लागत को कम करना किस तरह से कम करें और उनको उनके उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, इन सब पे ये फोकस करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है। और जो किसानों को जो उसकी जो माल जो फसल मिलती है उसको हम अ, उसको उनको अच्छा उनका दाम कैसे मिले उनकी फसल का, जो हमारे स्मॉल और जो सीमांत किसान हैं उनको, तो उसको ही उनका इसका ये ऑब्जेक्टिव है उनको फोकस करने का। और रोल की बात करें तो ये एक मतलब ब्रिज के रूप में काम करता है किसानों और मार्केट के लिए। जैसे ये जो एफपीओ है, जैसे मार्केट हो गया और जो किसान के बीच में एक ये ब्रिज का काम करता है। उनको जैसे उनको बल्क प्रोकरमेंट, बल्क मतलब मतलब बहुत जैसे इकट्ठा उनको एक बार में जैसे बेचने का, जो इकट्ठा बेचते हैं लोग बल्क में, उनको उनको खरीदारी करने में मदद करता है, वैल्यू ऐड करने में मदद करता है।
और जो स्टोरेज है उनका, उसके लिए उनको कहाँ कैसे स्टोरेज किया जाए उसमें मदद करता है। प्रोसेसिंग और डायरेक्ट मार्केज लिंकेज है उनमें मदद करता है। तो होप यू गॉट दिस आइडिया। इसको यहाँ पे और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसको 29 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। और ये किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और इसका बजट जो था वो 6,865 करोड़ था, अलोकेट किया गया था। और इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड था 2020 से 2027, 7 ईयर्स का। एम क्या था भाई? जो जैसे हमने बताया कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको मतलब मजबूत करना, उनके जो भी मतलब उनको इकट्ठा कर, उनके इकट्ठे ग्रुप बना के उनको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उनको मतलब रिकॉग्नाइज करना, और उनके जो मार्केट एक्सेस है, फिनेंशियल सिक्योरिटी है, इनपुट प्रोक्योरमेंट है, इन सबको मतलब इन्हेंस करना। तो यही सब है उनका, किसानों की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, ये सब मतलब उसी का ही पार्ट है। और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी हैं उसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको नाबार्ड भी बोलते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक एनसीडीसी। तो ये इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आगे बढ़े तो आदित्य एल1 जो कैप्चर सोलर प्लेयर इमेज। तो ये क्या है? जो इंडिया का ये सोलर मिशन है जिसको आदित्य एल1 भी बोलते हैं, उसने अभी एक इमेज कैप्चर की है जो जो कि मतलब पहली इमेज है, फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर। मतलब सूर्य की जो मतलब जिसको बोलें कि उसकी ज्वाला की जो है उसको लपटों की पहली इमेज इसने कैप्चर की है। और जिसको वो किससे की है? सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो कि इसमें आदित्य एल1 में लगा हुआ है, उसके द्वारा इसने इसकी पहली इमेज की ये कैप्चर की है। और ये इमेज का बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे उसको स्टडी करने में, रिसर्च करने में इसका उपयोग में मतलब उसमें सहायता मिलेगी। अब एक बार समझते हैं ये आदित्य एल1 क्या है। तो ये इंडिया का फर्स्ट जो है ये सोलर मिशन है, स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है। और ये 2023 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक ऑर्बिटर है जो कि सूर्य और मतलब सूर्य के बारे में जो है स्टडी करता है एक लाग्रेंज पॉइंट एल1 से। तो यही है इसके सन्स के कोरोना फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर, इसके बारे में ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और ये स्टडी करता है। ये देखो, ये कुछ इमेज है। ये जो दिख रहा है ये सूर्य है, और ये हमारा एल1 आदित्य एल1 है। यहाँ से इसने ये कैप्चर किया है इसका इमेज। ईपीएफओ ने जो है इंटरेस्ट रेट 2024-25 के लिए जो इंटरेस्ट रेट था उसको रिटेन किया हुआ है। तो जैसे पहले 8.25 था, तो इस बार जो 24-25 के लिए भी उसने जो प्रोविडेंट फंड का डिपॉजिट जो से लोग जो करते हैं उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसको 8.25 ही रखा है। अब ईपीएफओ क्या है? ईपीएफओ एक स्टेचुटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। तो स्टेचुटरी बॉडी क्या होती हैं? ये एक लॉ के द्वारा, जो पार्लियामेंट में जो लॉ पास किया जाता है उसके द्वारा जो बॉडी बनती है उसको स्टेचुटरी बॉडी बोलते हैं। ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई? ये 1952 में एक लॉ पास हुआ था, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। इसके तहत इसका मतलब इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। इसका प्राइमरी गोल यही है कि जो फिनेंशियल सिक्योरिटी, जो जैसे जो काम करते हैं लोग कंपनियों में या सरकारी उसमें, तो उनको ये जो फिनेंशियल सिक्योरिटी, जो रिटायरमेंट के बाद उनको फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उनको इंश्योर करना। और जैसे कोई कुछ घटना हो जाए अनफोर्सीन, मतलब जैसे अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं उसको मैनेज करने के लिए ये प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम और ये इंश्योरेंस बेनिफिट, ये इन सबको ये मैनेज करती है। बर्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 ये
जो है बर्ड वाइल्ड लाइफ डे है, ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मेन मतलब मकसद होता है कि जो हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और प्लांट हैं, उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। अब बर्ड वाइल्ड लाइफ डे क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये बर्ड वाइल्ड लाइफ डे है, ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 20 दिसंबर 2013 को मतलब इसका इसको बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो हम मनाने का दिन है, वो हम मनाते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, इसको साइट्स भी बोलते हैं शॉर्टकट में। साइट्स इसके मतलब जो डेट होती है उस पे हम इसको मनाते हैं, जो कि पड़ती है 3 मार्च 1973 को। अब साइट्स क्या है, एक ग्लोबल एग्रीमेंट है। वो क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होती हैं, जैसे हम मतलब जो जानवर होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो ट्रेड होता है, जिसको जो मतलब इंडेंजर्ड हैं, जो मतलब खतरे में हैं, जिनका जी मतलब जिनका पूरी प्रजातियां खतरे में होती हैं, उनको ये बचाने के लिए ये मतलब बनाया गया है। ये इंश्योर करता है कि वो उनका गलत वो उपयोग ना हो। तो पर्पज एंड गोल्स पे अगर डालें, तो इसका पर्पज यही है कि एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाने का पर्पज क्या है। तो पर्पज पहला तो कंजर्वेशन अवेयरनेस, मतलब उनको जो जैसे ये अवेयरनेस बढ़ाता है कि उनको उनका संरक्षण हो सके, उन पे ज़्यादा उनको जो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम प्रोटेक्ट करें, उसमें ज़्यादा मतलब उनका नुकसान ना हो। जो शिकारी शिकार करते हैं जिस जानवरों का या जो भी है, उन उस पे पाबंद मतलब उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं कि ये गलत है। और क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सब के बारे में ये सब अवेयरनेस बढ़ाता है, पहला तो ये। दूसरा, हम जो डाइवर्सिटी है उसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं इसके द्वारा, और हम दिखाते हैं कि जो ब्यूटी है, वैरायटी ऑफ जो डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड लाइफ जो है, उनके उनका जो डाइवर्सिटी है, उसको इकोलॉजिकल सिस्टम में कल्चरल एंड इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, वो सब हम दिखा के मतलब उसको सेलिब्रेट करते हैं कि डाइवर्सिटी। और दूसरा है एक्शन ओरिएंटेड है। इट मतलब जो ये क्या करता है, जो गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इंडिविजुअल मतलब हैं, उनको ये इनकरेज करता है कि आप इसके सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अपनाओ, और जिससे कि इनका जो जो भी प्रजातियां हैं उनको उनका संरक्षण हो सके, उनको बचाया जा सके। तीसरा, इसके बाद आता है ये इनकम टैक्स बिल 2025 में कुछ प्रपोजल किए गए हैं। तो वो क्या प्रपोजल हैं, उसमें ये गया है कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल GAAR जो करके हैं, उनको उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, जो कि जो अब क्या कर जो अलाउ करेंगे, जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं उनको, जो हम प्रीवियसली जो हमने जो ITR जो फाइल किए होते हैं, उनको दोबारा से वो मतलब पोटेंशियली उनको रीअसेस कर सकते हैं। और वो उस पे कुछ इशू किसी को मिलता है या जो लोग गलत तरीके से फाइल करते हैं, उनको वो चेक कर रहे हैं और उन पे उस हिसाब से एक्शन लें। अब ये GAR क्या है, इसको समझते हैं। ये सेट मतलब ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि टैक्स लेजिस्लेशन से रिलेटेड हैं। और ये इसलिए ऐड किए गए थे कि जैसे बहुत से लोग टैक्स को बचाने के लिए गलत तरीके से इधर उधर करते रहते हैं, कि जैसे हमारा टैक्स बच जाए। तो उसको मतलब ये रोकने के लिए, टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन एंड एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग बाय टैक्स पेयर्स, तो ये उसी के लिए किया गया है कि ये जैसे गलत तरीके से लोग टैक्स बचाने के लिए कुछ मतलब अवॉइड करने के लिए जो अपनाते हैं, उसको रोका जा सके। ये जो है, ये GAR जो है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पार्ट है। और ये जो है टैक्स अथॉरिटीज हैं, उनको ये पावर कर देता है कि आप जो भी आप उनको मतलब जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और उनको स्क्रूटनाइज करो और डिसअलाउ करो ट्रांजैक्शंस, और स्कीम
मतलब टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस बट स्ट्रक्चर टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये अथॉरिटीज को पावर देते हैं कि आप उनको स्क्रूटनाइज करो और उनके ट्रांजैक्शन या जो भी है उनको चेक करो, कि जिससे कि लोग गलत तरीके से उसको ना बचाएं, टैक्स को ना बचाएं और टैक्स को पे करें। फिर उसके बाद आता है ब्लू घोस्ट लूनार लैंडिंग। ये क्या है? ये एक ब्लू घोस्ट एरोस्पेस, ये एक ये फायर फ्लाई एरोस्पेस करके कंपनी है, अमेरिकन कंपनी। इसका ये प्राइवेट मतलब ये कमर्शियल लूनार है, लैंडिंग किया है, इसको इसका ब्लू घोस्ट नाम दिया है। और ये मून पे इनका सक्सेसफुली लैंडिंग हुई है, और ये मतलब एक माइलस्टोन है किसी प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, कि अब प्राइवेट पार्ट मतलब प्राइवेट कंपनियां भी मतलब स्पेस में और भी एक तरह से इसको एक्सप्लोर कर सकती हैं, आरएनडी कर सकती हैं, जिससे आने वाले समय में अ, और भी काफ़ी हम बहुत कुछ स्पेस के बारे में नई नई खोजें और रिसर्च के बारे में पता कर सकते हैं। तो यही है, इनकरेजिंग है ये कि प्राइवेट अभी तक ज़्यादातर मतलब गवर्नमेंट सपोर्टेड या गवर्नमेंट ही ये सब सारे करती थी ज़्यादातर। तो प्राइवेट लोग भी इसमें इंटरेस्टेड होने लगे हैं और वो भी मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम आने वाले भविष्य में नई नई रिसर्च स्पेस के बारे में देखेंगे। ये इसका इमेज लगा हुआ है, जो इसमें ब्लू घोस्ट बोलते हैं इसको। उसके बाद मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया रिपोर्ट ये पब्लिश हुई है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टडी ऑफ मतलब 2011 सेंसस डेटा जो हुआ था, उसने कुछ स्टडी रिवील की। उसके वो उसके अनुसार कि केवल 26.02% इंडियंस हैं वो ही मतलब केवल दो भाषाएं बोल पाते हैं, बाइलिंगुअल हैं, जिनको दो भाषाएं आती हैं। और केवल 7.1% लोग हैं जिनको तीन भाषाएं हमारी मतलब हमारे आती हैं। तो ये कंसर्न रेज करता है कि हमारे जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें थ्री लैंग्वेज फार्मूला हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो मतलब ये जैसे कंसर्न रेज करता है कि ये कितना इफेक्टिवनेस होगा इसको इम्प्लीमेंट करना थ्री लैंग्वेज फार्मूला, क्योंकि अभी हमारे मतलब देश में देखो तो केवल 26.02% लोग ही हैं जिनको जो दो भाषाएं जानते हैं, और 7.1% लोग हैं जिनको मतलब तीन भाषाएं आती हैं, बाकी सब एक एक भाषा ही जानते हैं। अब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें जो बाइलिंगुअल और मतलब जिनको दो भाषाएं और तीन भाषाएं आती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा है, तो गोवा है। गोवा में 77.21% लोग हैं जो बाइलिंगुअल है, मतलब जिनको दो भाषाएं आती हैं। और 50.82% लोग हैं जो ट्राइलिंगुअल है, मतलब जिनको तीन भाषाएं आती हैं। तो मतलब द ओनली स्टेट, गोवा इज द ओनली स्टेट जहाँ पे मतलब 50% से ज़्यादा लोग हैं जिनको तीन भाषाएं आती हैं। अदर हाई रैंक्ड स्टेट हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश है 64.03%, सिक्किम है 63.71% एंड नागालैंड है 62.15%, महाराष्ट्र 51.1%। अब जो जो सबसे कम वाले मतलब जिनमें सबसे वो राज्य जिनमें सबसे कम दो भाषाएं या तीन भाषाएं जानते हैं, मेनली हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं, जैसे कि राजस्थान में केवल 10.9% लोग ही हैं जो मतलब दो या मतलब तीन या दो या तीन भाषाएं जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 11.45% लोग ही जानते हैं मतलब दो या तीन भाषाएं। बिहार में जो है वो 12.82% ही लोग जानते हैं दो या तीन भाषाएं। छत्तीसगढ़ में 13.25%, मध्य प्रदेश में 13.51%। मतलब इससे साफ हो रहा है कि जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं वहाँ पे लोग मतलब दो दो या दो से अधिक भाषाएं बहुत कम ही लोग जानते हैं, वो ज़्यादातर एक भाषा पे ही निर्भर रहते हैं। तो दीज स्टेट्स आल्सो फॉल बिलो 2% फॉर ट्रिलिंगुअल। और इन इन स्टेट ये दो का है। और जो इनमें से जो तीन भाषाएं जानने वाले लोग हैं वो 2% से भी कम है। अब इसमें कॉमन लैंग्वेज कॉम्बिनेशन की बात करें तो बाइलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल मतलब जो दो भाषाएं और तीन भाषाएं जानते हैं, तो बाइलिंगुअल जो टॉप जो है कॉम्बिनेशन
उसमें देखें तो मराठी हिंदी है, उसको 3.47 करोड़ लोग बोलते हैं। मतलब मराठी और हिंदी, ऐसे लोग जिनको मराठी और हिंदी आती है वो 3.47% है, और वो सबसे ज़्यादा है। दूसरे हैं हिंदी और इंग्लिश वाले, उनको, वे लोग जिनको हिंदी और इंग्लिश आती है वो है 3.2 करोड़। और जिनको गुजराती और हिंदी आती है, हिंदी बोलते हैं, वो है 2.17 करोड़ लोग। और फिर तमिल और इंग्लिश वाले हैं 1.23 करोड़। एंड तेलुगु एंड इंग्लिश वाले जो हैं वो है 80.75 लाख। मतलब ये जो है ओनली नॉन हिंदी कॉम्बिनेशन इन द टॉप 10। तो ये तमिल इंग्लिश और तेलुगु इंग्लिश, यही दो दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि टॉप 10 में आते हैं, जो कि नॉन हिंदी कॉम्बिनेशन है। बाकी सभी के साथ हिंदी मिला हुआ है। अब ट्राइलिंगुअल की बात करें, ये तो जो टॉप 10 कॉम्बिनेशन है 2011 सेंसस का, उसमें क्या है, तो मराठी हिंदी इंग्लिश ये सबसे ज़्यादा 1 करोड़, 1.01 करोड़ लोग बोलते हैं। पंजाबी हिंदी इंग्लिश 77.9 लाख, एंड गुजराती हिंदी इंग्लिश 66.32 लाख। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि कितना कम लोग हैं जो जो 3 भाषाएं जानते हैं, 2 भाषाएं जान, नहीं तो सब ये लोकल भाषा ही जानते हैं। अब हिंदी एज ए मदर टंग एंड रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस पे अगर नज़र डालें तो 43.63% जो भारतीय हैं वो हिंदी, मतलब उनकी मदर टंग है, मातृभाषा है वो हिंदी है। और उसमें से लेस देन 1% ऑफ जो लोग हैं वो स्पीक इन हिंदी इन 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग तमिलनाडु एंड केरला। और जो जो लगभग 5% से भी कम लोग हैं जो कि 7 राज्यों में हैं जो हिंदी बोलते हैं। जैसे आंध्रा हो गया, कर्नाटका हो गया, इनमें जो है वो 5% से कम लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश हो गया इंक्लूडिंग तेलंगाना, दे हैड द हाईएस्ट हिंदी स्पीकिंग प्रोपोर्शन इन साउथ इंडिया एट 3.69%। तो साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश, जो अभी तेलंगाना को भी यूज़ कर लो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, मतलब साउथ इंडिया में। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये है स्वावलंबी स्कीम एक्सपेंशन। तो इसका ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव है, स्वावलंबी स्कीम, इसको, ये क्या है पहले तो ये समझते हैं। ये जो वुमेन होती हैं उनको एम्पावर, जो वुमेन को इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उनको प्रोवाइड करने के लिए हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे इनको एक्सपेंड किया गया है कि जो न्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक बीएचयू हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, यहाँ पर भी इनको मतलब एक्सपेंड किया गया है। इनका एम है कि ये 600 स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे और उनको इस्टेब्लिश में उनको एम, मतलब जो इंटरप्राइजेज हैं वो इस्टेब्लिश करने में उनकी मदद करेंगे। अब स्वावलंबी स्कीम क्या है एक बार वो समझते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा ये लॉन्च की गई है, और ये नीति आयोग ने भी इसमें सहायता की है, नीति आयोग के साथ ये लॉन्च की गई है। इन इसका एम है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसको बढ़ाना, उसको बढ़ावा देना। और ये फोकस करती है बेसिकली जो जो वुमेन है उनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दिलाना, मेंटरशिप उनको करवाना, और जो रिसोर्सेस भी उनको प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो अपना जो भी है मतलब वेंचर, या आप ये बोलें कि वो अपना कुछ भी प्रतिष्ठान स्थापित कर सकें। आगे ये मिशन 300 लॉन्च किया गया है, इसको समझते हैं ये क्या है। ये बेसिकली ये इंडिया का नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलप अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है मिशन 300 टू, मतलब जो 300 मिलियन पीपल को, सब सहारन जो अफ्रीका है वहाँ पे 2030 तक 300 मिलियन लोगों को के यहाँ पे बिजली पहुँचाना। ये ग्लोबल इफर्ट है जिससे कि जो
एक रिपोर्ट के में पता चला था कि अफ्रीकन में लगभग 600 मिलियन लोग अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे बिजली नहीं है। तो वहाँ पे बिजली पहुँचाने के लिए ये वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का एक इनिशिएटिव है कि हम 2030 तक मतलब 300 मिलियन पीपल जो हैं सब सहारन अफ्रीका में उनके यहाँ बिजली पहुँचाने का। ऑस्कर अवार्ड 2025 ये अभी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये चल रहे हैं, अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और सेरेमनी इनकी मनाई जाए, तो इसको समझते हैं थोड़ा ये क्या है। द मतलब ये अवार्ड है इनका ऑफिशियल, द ऑस्कर अवार्ड है इनका ऑफिशियल नाम, द एकेडमी अवार्ड है। और ये प्रेस्टिजियस मतलब एनुअल मतलब हॉनर्स हैं जो कि किसके द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं, ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस इसके द्वारा ये दिए जाते हैं। और ये हर मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री होती हैं, ये ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी देश के उनमें जो एक्सीलेंस होते हैं, उनके जो बेस्ट मतलब जो जो पसंद किए जाते हैं उनको ये एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये इस्टेब्लिश किया गया था 1929 में। और ऑस्कर सेलिब्रेट अचीवमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग इंक्लूडिंग एक्टिंग, डायरेक्टिंग, राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी एंड टेक्निकल कैटेगरी लाइक विजुअल इफेक्ट एंड साउंड। तो मतलब ये कई कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी होते हैं तो उस टाइप के, लेकिन ये ग्लोबल है और इसका रिपुटेशन अलग है। ये फिल्म मेकिंग में भी मिलते हैं, एक्टिंग में भी मिलते हैं, डायरेक्टिंग में भी मिलते हैं, डायरेक्टर जो अच्छा है, राइटिंग जो लिखते हैं जो उस पे भी है, सिनेमाटोग्राफी पे भी है, टेक्निकल कैटेगरी जैसे विजुअल इफेक्ट हो गए, साउंड हो गए, इन सभी कैटेगरी में ये दिए जाते हैं। अब यही है कि दीज अवार्ड्स आर कंसीडर द मोस्ट कवर्टेड एंड मतलब वाइडली रिकॉग्नाइज है पूरी दुनिया में, इनका काफ़ी अच्छा अपना ही रुतबा रहता है।